हेलो मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। होमगार्ड लिखित परीक्षा के सामान्य अध्ययन की 2020 क्वेश्चन की सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज इस सेशन में मैं सीरीज 18 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि यह सीरीज कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। यदि यह सीरीज कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा हो तो मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन अवश्य प्रेस करें तथा आपसे संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हों तो उन तक चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ, समय को ना खराब करते हुए। तो मित्रों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि भारतीय हॉकी टीम प्रथम बार ओलंपिक खेलों में कब सम्मिलित हुई। प्रश्न है कि भारतीय हॉकी टीम प्रथम बार ओलंपिक खेलों में कब सम्मिलित हुई। तो प्रथम बार मित्रों सम्मिलित हुई भारतीय हॉकी टीम 1928 ईस्वी में। कब सम्मिलित हुई? 1928 ईस्वी में। और किस जगह पे सम्मिलित हुई यह भी देखो इसमें शामिल है, एम्स्टर्डम। कहाँ सम्मिलित हुई? एम्स्टर्डम। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ए इसका सही उत्तर है 1928 एम्स्टर्डम। भारतीय हॉकी टीम प्रथम बार ओलंपिक खेलों में कब सम्मिलित हुई? तो मित्रों 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो मित्रों ये आयोजित किया जाता है 4 वर्ष के अंतरालों पर। कितने वर्षों के अंतराल पर? 4 वर्ष के अंतरालों पर। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी, 4 वर्ष। 4 वर्ष, 4 वर्ष। क्लियर है इतना मित्रों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पहली बार क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस वर्ष और कहां किया गया था। प्रश्न है कि पहली बार क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस वर्ष और कहां किया गया। तो मित्रों 1975 ईस्वी में पहली बार आयोजन किया गया। और कहां पर? इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में किया गया था। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बी इसका सही ऑप्शन होगा सन 1975 और इंग्लैंड वो जगह होगी। क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पहली बार जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता तो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था। बेहद महत्वपूर्ण और सरल प्रश्न भी है क्योंकि यह बहुत फेमस रह चुका है कि भाई पहली बार जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता तो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था। तो सीधी सी बात है, कपिल देव जी। कपिल देव। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बी, कपिल देव। कपिल देव कप्तान थे अपनी टीम के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है कि फुटबॉल खेल को और किस नाम से जानते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुटबॉल खेल को किस और नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है सॉकर नाम से जानते हैं। फुटबॉल खेल को सॉकर नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा डी इसका सही ऑप्शन होगा सॉकर। सॉकर को फुटबॉल खेल के भी नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय और लोकप्रिय प्रतियोगिता कौन सी है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय और लोकप्रिय प्रतियोगिता कौन सी है। तो बहुत फेमस है फीफा विश्व कप। फुटबॉल की जो प्रतियोगिता जो है फीफा विश्व कप बहुत फेमस है। ठीक है, ये बहुत लोकप्रिय प्रतियोगिता है। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी, फीफा विश्व कप। फीफा विश्व कप। फीफा विश्व कप। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। फिर से सुनिए प्रश्न कि फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो मित्रों फीफा विश्व कप का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। कितने अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा डी, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। यह डी इसका सही ऑप्शन होगा,
4 वर्ष के अंतराल पर होता है फीफा विश्व कप का आयोजन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि पैरा ओलंपिक खेल में कौन से खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। प्रश्न है कि पैरा ओलंपिक खेल में कौन से खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं, दिव्यांग जो खिलाड़ी होते हैं, वो पैरा ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सी ऑप्शन इसका सही होगा, दिव्यांग खिलाड़ी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि लंबी श्वास लेने तथा धीरे धीरे छोड़ने की प्रक्रिया के अभ्यास से किस अंग को निरोग रखा जा सकता है। भाई लंबी श्वास लेने तथा धीरे धीरे छोड़ने से किस अंग को निरोग रखा जा सकता है। तो श्वास से संबंधित अंग फेफड़ा होता है, तो फेफड़ा को निरोग रखा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, सही उत्तर होगा बी, फेफड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है। फेफड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है इस प्रक्रिया के द्वारा, और ये योग की प्रक्रिया होती है मित्रों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार दार्शनिक योग के विभिन्न अंगों में आसन किस स्थान पर है। फिर से सुनिए, महर्षि पतंजलि के अनुसार दार्शनिक योग के विभिन्न अंगों में आसन किस स्थान पर है। तो मित्रों आसन तीसरे स्थान पर है, आसन तीसरे स्थान पर है। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी कि तृतीय स्थान, तृतीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों। अगला प्रश्न है कि सांस भरने की क्रिया क्या कहलाती है। सांस भरने की क्रिया क्या कहलाती है। तो सांस भरने की क्रिया मित्रों पूरक कहलाती है। सांस भरने की क्रिया, योग की क्रिया में जो सांस भरते हैं तो वो पूरक कहलाती है। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी, पूरक, पूरक होगा। देखो इसको ऐसे आप याद कर लो कि सांस पूरी पूरी भर लो। जब योग करोगे तो सांस पूरी पूरी भर लो, तो पूरी पूरी से याद रहेगा पूरक। प्रश्न का उत्तर सही याद होना चाहिए बस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न है कि जब सांस को अंदर रोककर रखना होता है वह क्रिया क्या कहलाती है। फिर से सुनिए, जब सांस को अंदर रोककर रखना होता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है। तो वह क्रिया कहलाती है मित्रों कुंभक। क्या कहलाती है? कुंभक कहलाती है, कुंभक कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, डी इसका सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, योगा कर्मसु कौशलम कहां से लिया गया है। योगा कर्मसु कौशलम जो लिया गया है वो भगवत गीता से लिया गया है। योगा कर्मसु कौशलम ये भगवत गीता से लिया गया है मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन है इसका सी, सी इसका सही ऑप्शन है, भगवत गीता। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, स्वस्थ भोजन के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। भाई स्वस्थ भोजन के लिए वसा भी जरूरी है, ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी जरूरी है, रिपेयरिंग करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है क्योंकि ऊर्जा देता है। तो ये तीनों जरूरी हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, डी इसका सही ऑप्शन होगा। ये सभी डी इसका सही उत्तर होगा कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शरीर को निरोग रखने के लिए तीनों बहुत आवश्यक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूक्ष्म योग किसे पुष्ट यानी मजबूत करता है। प्रश्न फिर से सुनिए, सूक्ष्म योग किसे पुष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर है शरीर के सभी जोड़ों को। किसको पुष्ट करता है, मजबूत करता है? शरीर के सभी जोड़ों को। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों बी, बी कि शरीर के सभी जोड़ों को सूक्ष्म योग जो है वो पुष्ट यानी मजबूत रखता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है प्रश्न, एक पूर्ण व्यायाम कौन सा है। भाई एक पूर्ण व्यायाम, ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज। तो कंप्लीट एक्सरसाइज बहुत फेमस व्यायाम है, ठीक है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार जो है पूर्ण व्यायाम होता है। तो मित्रों सही ऑप्शन होगा बी, सूर्य नमस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, भारत व चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है। भाई भारत व चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है मित्रों मैक मोहन रेखा। कौन सी रेखा?
मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा खिंची हुई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा मित्रों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत व पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत व पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो उस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसका सही उत्तर होगा सी मित्रों, रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है कि भारत व अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत व अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत व अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है डूरंड रेखा। क्या कहलाती है? डूरंड रेखा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। क्या है? नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? भाई नेपाल की संसद का क्या नाम होता है? तो मित्रों नेपाल की संसद कहलाती है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, सी, राष्ट्रीय पंचायत। मित्रों उम्मीद है कि 2020 क्वेश्चन की ये सीरीजें आपको बेहद पसंद आ रही होंगी। यदि आपको सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य करें। मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप जो आपके साथी हैं उन तक चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें और इस चैनल के बारे में जानकारी अवश्य प्रदान करें कि इसमें उचित तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर निश्चित करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।